विज्ञान तो यहाँ तक कहता है कि अगर वो कौन से महीने का दिन चल रहा है, जैसे कभी अमावस्या है, कभी पूर्णिमा है, पूनम का दिन है, फुल मून है या न्यू मून है, तो उसके आधार पर भी मनुष्य के मन पर उसका असर होता है, ऐसे ये चीज बताई जाती है। लेकिन ये इनफैक्ट तो कमाल हो गया ना श्रीनिधि भाई, अगर आप समझो अमावस्या का असर मेरे मन पे पड़ रहा है तो मैं अमावस्या को तो खत्म नहीं कर सकता, आई कांट स्टॉप फुल मून, और न्यू मून भी नहीं रोक सकता, मैं मौसम को भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे में फिर मन के मौसम का तो रिमोट कंट्रोल जैसे बाहर के मौसम को दे दिया, फिर तो हमारी हालत ही बहुत बुरी हो जाएगी। कुछ तो रास्ता होगा इसका भी। इसके लिए भी विज्ञान है। और ऐसा नहीं है कि विज्ञान सिर्फ इन्हीं चीजों को बताता है। जैसे मैं वो चीज बता रहा था कि चंद्रमा के कलाओं के आधार पर मनुष्य के मन पर उसका असर होता है। और खासकर उन लोगों पे ज्यादा असर होता है जो मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं। तो इसलिए जब हम अंग्रेजी में पागल शब्द देखते हैं, तो उसके लिए एक शब्द आता है लूनाटिक। और उस शब्द का अगर हम रूट देखते हैं तो उसकी उत्पत्ति लूना से होती है, लूना। लूनार या मून से होती है। तो उससे उसका असर होता जरूर है। और इसलिए जो लोग ऐसे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं या फिर उनकी ताकत कम होती है, अक्सर जो उनकी चिकित्सा कर रहे होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, ये सब चीजों का असर आप पे नहीं हो। और ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से ये चीज हमें सिखाई जा रही थी कि हम अपने मन को स्वस्थ रखें। पहले हम अपने अंदर के स्वास्थ्य को ठीक रहें, अंदर के मौसम को ठीक रहें, तो बाहर के मौसम का असर आप पर नहीं होता। तो कहा ही जाता है ना कि अगर बाहर अमावस्या भी क्यों ना हो, अंदर पूनम का चांद खिला होना चाहिए। कैसे कैसे खिलाएंगे, आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाने के बारे में सोचता हूँ कि अपने मन को हम शक्तिशाली रखें। ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात है कि प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो मुझे प्रभावित करते हैं। बहुत बदरी छाई हुई है तो लोगों को ऐसा लगता है क्या खराब मौसम है यार, ऐसा कहने लगते हैं। तो ये आपका कहना जो है, जो आप कहना शुरू करते हैं, तो नेचुरली पहले आपने उसको उसके बारे में सोचा। बहुत हम्म। बार आपको वो सोच सोच कर किसी न किसी के सामने शेयर करने का दिल हुआ ही। तो जो चीज मन में आई वो चीज अब वाणी में भी आ गई, वाचा में आ गई। तो फिर उसकी वजह से आप फील भी वैसा करने लगे और दूसरों को भी वैसा फील करवाने लग जाते हैं। नहीं, आज तो मौसम ऐसा है ना, कुछ नहीं करते हैं, आज तो दिल ही नहीं है काम करने का। तो ऐसा करते करते हम वो चीज करने लगते हैं। तो अगर सबसे पहले कोई चीज ठीक करना है तो ये चीज कहना बंद करना होगा। भले आपको ऐसा दिख रहा है मगर आप उसमें भी ब्राइटर साइड देखने की कोशिश करें। अक्सर कहा जाता है जब बदरी छाई होती है, जब हम कहते हैं मौसम ऐसा होता है, यहाँ हम टिपिकल इंग्लिश वेदर के लिए जाने जाते हैं। स्कॉटलैंड में भी लोग ऐसा कहते हैं, मौसम कभी भी बदल जाता है तो मौसम की वजह से दिन खराब हो जाता है लोगों के। तो जब बादल आते हैं तो अक्सर कहा जाता है, अंग्रेजी में ये चीज कही जाती है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। यानी भले बादल काले क्यों ना हो, कितना ही घना अंधेरा क्यों ना हो, मगर हमेशा उम्मीद बनाए रखनी है। उसके अंदर कुछ अच्छा दिखेगा, इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, उस एप्रिसिएशन को अ, ढूंढने और उसे करने की आवश्यकता है। मैं बार बार अपने आप को ये चीज याद दिलाता हूँ। जैसे आपने बादल की बात कही ना, तो मैं उस समय क्या सोचता हूँ कि ये बादल मेरे लिए ही आए हैं, ये सोचना बड़ा ही सेल्फ सेंट्रिक सोचना है। मतलब बहुत ही, क्या कहेंगे, बहुत छोटी सोच है कि बारिश भी मेरी वजह से, मेरे लिए ही हो रही है, धूप भी मेरे लिए ही हो रही है, और कोई जैसे दुनिया में है ही नहीं। लेकिन अगर आप सोचो, हो सकता है कोई कहीं पर किसान होगा जिसको बारिश की आवश्यकता होगी, या हो सकता है कहीं पर धरती का कोई एक ऐसा कोना होगा जहां बारिश की आवश्यकता होगी। कोई ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु होंगे जिनको बारिश की आवश्यकता होगी या धूप की आवश्यकता होगी। हर चीज मेरे से ही जुड़ी हुई है, ये सोच लेना एक बहुत छोटे से जैसे कुएं में रहने के बराबर है कि सारी दुनिया ही मेरे लिए घूम रही है, मेरी वजह से घूम रही है, मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही है। एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी, जो आपने कहा कि बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो हमारे मुख से बोलते हुए न केवल हम सुन रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो बॉडी है हमारा, एक एक कोशिका जो है इसके, एक एक सेल जो है, अणु जो है, हर एक चीज सुन रहा होता है। वो वाइब्रेशन जो है, हमारे शब्दों का वाइब्रेशन,
कहते हैं ना, इसके मुंह से कुछ भी बोला वो सच हो जाता है, तुम तो बोलना ही मत, इसकी जबान बड़ी काली है, ऐसी कई चीजें हम कहते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि जो हम कह रहे हैं उन शब्दों में शक्ति होती है, और वो शक्ति पूरे हमारे सिस्टम में भी जाती है। तो इसलिए अगर हमने पहले तो बोलने पे कंट्रोल कर लिया तो धीरे धीरे मन पे भी शायद कंट्रोल आ जाएगा। मतलब आउटसाइड इन, अगर इनसाइड आउट नहीं हो रहा है, अंदर से बदलाव अगर नहीं आ रहा, तो कम से कम बाहर से ही शुरू करना चाहिए। आपने बात बिल्कुल सही कही, अंदर से बदलाव की आवश्यकता है और इस अंदर के बदलाव के लिए लोग अनेक प्रयास करते आए हैं। अगर आप देखें, अगर आपके जुबान पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप कभी भी कुछ भी बोल देते हैं या फिर आप बहुत ही ऐसी नकारात्मक चीजें कहने लगते हैं, तो भारत ही नहीं विश्व भर में ये प्रैक्टिस रहा है साइलेंस का। यानी अपने आप को शांत करने का, अपने अंदर स्थिरता लाने के लिए लोग साइलेंस को एक टूल के रूप में यूज करते हैं, यानी मौन को धारण करते हैं। भारत की अनेक परंपराओं में लोग मौन साधनाएं करते हैं। अम, जैन धर्म में मौन मनाया जाता है, अनेक बार लोग मौन धारण करते हैं। बौद्ध धर्म में भी ये मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताओं को छोड़ भी दें तो भी बहुत सारी जगह मौन को एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू के रूप में देखा जाता है। और तो और इंडियन कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो एक मौनी अमावस्या का पर्व भी आता है, जहाँ पर लोग मौन करने का सोचते हैं कि भाई अगर साल भर में कभी नहीं करें तो कम से कम मौनी अमावस्या के दिन मौन कर लें। तो जब आप बोलना किसी एक दिन के लिए भी रोकते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं या लिमिट में ले आते हैं, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं, आपका ध्यान अपने अंतर की तरफ जाता है, आप अंतर्मुखी होने लगते हैं। न चाहते हुए भी ध्यान अपनी तरफ खींचता चला जाता है और धीरे धीरे आप अपने मन के भावों को देखना, जानना, परखना, कभी कभी कुछ नहीं करें तो आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर के भांति, एक साक्षी के भांति सिर्फ उन चीजों को बहते हुए देखते हैं, मन के विचारों को। तो उससे भी मन के प्रवाहों को, मन के जो विचार हैं, उसके जो संकल्प हैं, उस शक्ति को हम दिशा दे सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही सुंदर टूल है जो हमें साइलेंस को दिन भर में कई बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। हम्म। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे साइलेंस करने का मेरा तो मन किया, मैंने सुना किसी से कि भाई साइलेंस में रहेंगे तो बड़ा मजा आता है, और मैंने सुन करके सोचा अच्छा मुझे भी रहना है। बट जैसे ही मैंने शुरुआत की साइलेंस की, मन में इतने विचार आने लगते हैं, इतने विचार आने लगते हैं, जो मैंने कभी बैठ करके, या जब मैं व्यस्त हूँ उस समय जो विचार मेरे मन में नहीं आए होंगे, खाली बैठे मन में वो विचार आ जाते हैं। इट्स लाइक पानी है और घूम रहा है तो हमें पता ही नहीं उसमें क्या क्या घूम रहा है। लेकिन जैसे ही आपने ग्लास को रख दिया, स्थिर रख दिया, तो तुरंत आपको दिखने लगेगा कि क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें नीचे सेटल हो रही है, कौन कौन सी चीजें ऊपर आ रही हैं। तो शुरुआती दौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रयास करते हैं, जो हमारा यूजुअल है, जो हमारा रीत बनी हुई है, उससे जब हम हट करके कुछ करते हैं, जो यूजुअली अगर हम बहुत बातूनी हैं, बहुत बोल रहे हैं, या यूजुअली हम बहुत व्यर्थ चिंतन करते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की, अनावश्यक सोचने की बहुत आदत बनी हुई है कि हम सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो जब हम नए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आता है। लेकिन जरूरत है कि उस टाइम पे ही हमको थोड़ा खुद को पकड़ के रखना होगा कि भाई मेरे से तो हो नहीं रहा, और छोड़ दिया, है ना? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो शुरुआती प्रॉब्लम का पॉइंट है, वहां पर क्या, कैसे आप सोचते हैं? बिल्कुल ये बात सही है कि जब आप किसी चीज को नए सिरे से शुरू करते हैं, तो क्योंकि आप एक अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं, तो बहुत सारे अनचार्टर्ड वाटर्स में आप स्टेप इन करते हैं। आपको पता नहीं होता है कि वहाँ की धारा क्या है, वहाँ क्या आप एनकाउंटर करेंगे। और ये अक्सर होता है बहुत सारे नए साधकों के लिए, या नए ऐसे जिज्ञासु जो होते हैं, या नए नए हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कोशिश करना चाहते हैं, मौन के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उनके लिए शुरुआत थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है, सभी के लिए होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, मगर कुछ लोगों के लिए ऐसा होता भी है। और क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं होता, इसलिए भी उनको एक असमंजस जैसा लग रहा होता है, एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन लग रहा होता है।
उनको बोलने का दिल कर रहा होता है, फिर वो अपने आप को रोक ले रहे होते हैं कि अरे नहीं बोलना है मेरे को। कभी कभार तो बोल भी देते हैं और फिर याद आता है नहीं नहीं सॉरी मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा भी होता है। मगर ये सब एफर्ट मेकिंग का हिस्सा है। और जैसे आपने कहा, कभी कभार हमें कुछ ऐसे इमोशंस का भी सामना करना पड़ता है जो हमने कभी कॉन्शियसली, यानी ध्यान पूर्वक हमने उस पर कभी अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं किया होता कि ऐसे विचार मेरे मन में आते भी हैं। और जब हम ध्यान देते हैं तो तभी लगता है अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, और अभी मैं साधना कर रहा हूँ, मैं मौन कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो ये ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने उदाहरण दिया। जब तक पानी चल रहा है उसके भीतर क्या है, उसके नीचे क्या है, सतह में क्या है, वो चीजें नहीं दिखती। बहुत सारी चीजें जो घुली हुई होती हैं वो स्थिरता होने के कारण वो ऊपर तैरने लगती हैं। तो उन चीजों को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। यानी हमारे मन के अंदर कुछ ऐसा नकारात्मक, कोई नेगेटिव या कोई बुरी चीज है जो वहाँ बिलोंग नहीं करती, वो उसका स्थान नहीं है, इसलिए मन उसको ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो आप उसे ऐसे सोचें जैसे आप उसको छान रहे हैं, आप उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, वो आपके सामने आसान करने के लिए वो चीज़ आई है। जो चीज़ नहीं दिखती, उसे ढूँढना तो बहुत मुश्किल होता है। जो चीज़ अपने हुँ, आप दिख रही है, उसे निकाल बाहर करना आसान होता है। तो आप उसे इस प्रक्रिया के रूप में देखें और उन चीज़ों से घबराएँ नहीं। और वो चीज़ आती भी है तो बोले अच्छा ये भी मेरे अंदर था, कोई बात नहीं, अब मैं इसको हटाता हूँ। अपने आप से ये चीज़ कहना, अपने आप से ये बातचीत करना बहुत आवश्यक है। जैसे ये जो एक एक खुद से जो रूह-रिहान है, जो खुद से हम बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, वो बहुत डिप्रेटिव होता है, वो बहुत डिप्राइव करने वाला होता है। हम खुद से बात कर रहे होते हैं और खुद को बहुत कोस रहे होते हैं। हुँ, लेकिन जब हम खुद से बात कर रहे हैं और उसमें से अगर हम खुद को प्रेरणा दें, खुद को उमंग उत्साह दिलाएँ, तो वो सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ जो ये मैंने समझा, इवन मेरे भी जो अनुभव है उसमें, कि जब पानी स्थिर ही नहीं है हुँ, या कोई मुद्दा जब स्थिर ही नहीं है, तो उसमें से आप चीज़ को आराम से निकालेंगे कैसे? बहते पानी में अगर कोई चीज़ है फँसी हुई जिसको आपको निकालना है, आपके लिए भी बहुत मुश्किल है, उस चीज़ के लिए भी निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब वो पानी स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो मुझे भी वो चीज़ क्लियर दिखेगी और उसको निकालना भी मेरे लिए बड़ा आसान होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे जो समझ में आता है कि जब तनाव है अंदर में, तो पहले अपने मन को उन तनाव वाले विचारों से अलग करना ज़रूरी है। कोई समस्या है, तो उस समस्या को ही कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, नहीं, ये संकल्प में तो कभी हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, है ना? तो उसको मुझे ऐसा लगता है पहले हमें ये करना होगा कि समस्या है, समस्या की जगह पे है, मैं मेरी जगह पे हूँ। तो शुरुआत अगर हम इस डिटैचमेंट से करें, इस अलगाव से करें तनाव से, तो तनाव को देखने का एक अच्छा हमको ज़रिया मिलता है, एक अच्छी जगह से हम देखते हैं तनाव को। और जब देखते हैं तो फिर उसका हमको रास्ता भी निकल के आता है। जैसे कोई मेज़ होता है ना, हुँ। क्या कहते हैं उसको, चक्रव्यूह? नहीं, चक्रव्यूह नहीं, कह सकते हैं आप भूल-भुलैया, टेम्परेरी, बिल्कुल। भूल-भुलैया, है ना? जिसमें कि आप कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो अंदर घुसा हुआ है उस भूल-भुलैया के, वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो ऊपर से देख रहा है, जिसने खुद को डिटैच कर लिया है, वो ज़रूर उसमें से निकलने का रास्ता देख सकता है। आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई घटना हुआ हो या कोई ऐसा किस्सा जहाँ पर आप बहुत शांत थे लेकिन अचानक से कुछ हुआ और आप बहुत तनाव में आ गए, तो आपने खुद को कैसे वहाँ से निकाला? मैं समझता हूँ हम में से हर किसी को इन चीज़ों का अनुभव है। ऐसा हुँ, नहीं है कि हम हमेशा ही स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं या तनाव में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम सभी के अंदर वो क्षमताएँ हैं कि जब हमने स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है, उस चीज़ को ओवरकम किया है। कभी कोई छोटी घटना में, कभी किसी बड़ी घटना में ऐसा हुआ है। कभी-कभार हम बड़ी घटनाओं से आसानी से पार होते आए हैं। बड़े जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होते हैं, उसे आसानी से हम बाहर निकल आते हैं, बट छोटी-छोटी चीज़ों में हम उतावले होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए आप किसी चीज़ के लिए देर हो रही है आपको, ठीक है? समझ लीजिए आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, कोई हवाई जहाज़ पकड़ना है आपको, या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, आपको ट्रेन पकड़ना है या बस पकड़ना है समझ लीजिए। और
या कोई आपका इंतजार कर रहा है और आपको समय पर पहुंचना है। अब कुछ हालातें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जो भी कारण रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जैम है। अब ये परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है। अगर आप बार बार ये सोचने लगे कि अरे ये तो ट्रैफिक जैम हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया, क्या होगा, मैं पकड़ूंगा या नहीं, मुझे फ्लाइट मिलेगी या नहीं, मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, अगर आप बार बार यही सोचने लगेंगे तो आपका तनाव बढ़ता जाएगा। वो परिस्थिति नहीं सुधरने वाली। वो ट्रैफिक जैम आपके सोचने भर से वो चीज बदल नहीं जाती। मगर अगर आप उसी समय को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने लगे, आप कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो दूसरों को कोसने भी लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक होता है तो अरे इसको, गाड़ी को अभी आना था। फिर कभी बस आती है रास्ते में, बोलते हैं कभी इस रास्ते पे मेरे को इस टाइम पे बस नहीं मिलती, अभी आ जाती है। भारत में तो आप सभी जानते हैं, जब ट्रेन क्रॉस करती है तो रेलवे फाटक बंद होता है, तो वहां पर रुकना पड़ता है। कभी कभार वो ट्रेन ट्रेन को भी अभी आना था ऐसा कहने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कहने भी लग जाते हैं, जो अंदर का तनाव है उसे हम बाहर भी कहने लगते हैं। जब हम ऐसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में होते हैं तो तब हमें कुछ सकारात्मक सोचने के लिए वहां से उठना पड़ता है, उस परिस्थिति से बाहर की ओर देखना पड़ता है। मैं अक्सर ये करता था। मैं जब एक आईटी कंपनी के लिए जॉब करता था और बहुत बार मुझे एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करनी होती, और अक्सर करके ट्रैफिक की परिस्थितियां ऐसी होती जिससे अ, पता ही था, बड़े शहर में रहते हैं, बैंगलोर में रहता था मैं, तो ट्रैफिक के लिए बहुत ही जाना माना शहर है, बहुत ही मशहूर है, मैं कह सकता हूँ। बट इस मशहूरियत को अब आप कैसे डील करेंगे? अब आप बैठे हुए हैं, टैक्सी में बैठे हैं, आप बस में जाते तो भी उसी रास्ते से जाते, टैक्सी से जाते तो भी उसी रास्ते से जाते, पैदल भी जाएंगे तो भी उसी रास्ते से जाएंगे। मगर जब है ट्रैफिक तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अक्सर, जब ये बहुत समय से मैं इस चीज को देखने लगा कि आए दिन ये मुसीबत मेरे सामने है, इससे बचने का क्या तरीका है, और मैंने देखा कि इसके लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक तो ट्रैफिक है, रास्ता तो वही है। फिर मैंने सोचा कि मैं जब गाड़ी में बैठूं तो मैं ये सोचूं, अगर सामने ट्रैफिक मिले तो मैं अपने आप को उस परिस्थिति से अलग देखूं। तो मैं शुरुआत में ये करने लगा कि जैसे ही ट्रैफिक है मेरे को दिखाई देने लगता, तो मैं ट्रैफिक की तरफ ना देख के अपना मुंह खिड़की के बाहर देखने लगता। मैं ये देखने लगता कि आसमान कितना अच्छा है, नीला है या बादल है। मैं देखता कि पंछी उड़ रहे हैं क्या, आसपास मौसम कैसा है, पेड़ पौधे क्या हैं, कोई जानवर रोड क्रॉस कर रहा है, कोई पंछी है, उन चीजों की तरफ ध्यान देता। कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि लोग पैदल चल रहे होते थे, दूसरी तरफ जो ट्रैफिक दूसरी दिशा में जा रही होती, उनको देखता। फिर मैं बहुत खुश होता इन सब चीजों को देखकर। जब परिस्थिति वैसी ही है तो आपको कुछ और जरूर सोचना पड़ेगा, उस चीज से अपने आप को हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप उस चीज से हटाकर किसी और नेगेटिव चीज में अपना ध्यान डालेंगे तो फिर तो मतलब अ, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, ये बात हो जाती है। हालांकि हम दोनों के सिर मुंडे हुए हैं आपको ऐसा लग सकता है, मगर बात यह है कि अगर आप एक नकारात्मक परिस्थिति से निकलने के लिए कुछ और नकारात्मक देखें या नकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो आपके ऊपर और ही तनाव पैदा करता है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग करते हैं शांतनु जी। अब वो ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, कुछ और उनको डाइवर्जन चाहिए होता है मन के लिए, तो फिर वो अपने फोन पे निकाल के फिर कुछ देखने लगते हैं। फिर उसमें भी कुछ ऐसे वीडियो या ऐसे कंटेंट देखने लगते हैं, तो उनका स्ट्रेस लेवल और ही बढ़ जाता है, क्योंकि हमने अपने मन को कुछ सकारात्मक देखने के लिए, अपने मन को वहां से ऊपर उठाने के लिए हम प्रयास नहीं करते। ऊपर उठने का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि हम डाइवर्जन दे दें, मगर ऊपर उठने का मतलब ये है कि हम अपने मन को उस भाव से, जिन फीलिंग्स में हम हैं, उस स्ट्रेस के फीलिंग से, उस टेंशन के फीलिंग से कुछ ऊपर उठाएं, कुछ हल्का होने का प्रयास करें। और वो तभी होता है जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम कुछ किसी भी चीज में कुछ गुण देखना या किसी भी चीज में कुछ अच्छाई देखना,
ये प्रयास करें। और कभी कभार अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो जैसे आप नेगेटिव चीजों को मुंह से बोल रहे हैं कि अरे आज मौसम खराब है, आज तो ट्रैफिक जैम है, उसके बदले आप ये कहना शुरू करें कि वाह कितने सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं, देखो इतने सारे लोगों के साथ कभी जाने का मौका मिल सकता है, इतने सारे मेरे साथी हैं। आप उसी चीज को एक सकारात्मक ढंग से सोच सकते हैं। और ये मैंने अनेकों बार किया। मैं अक्सर ये कहता, वाह मैं कितने अच्छे शहर में रहता हूँ, यहाँ इतने सारे लोग हैं जो हवाई यात्रा करते हैं, कितना संपन्न शहर है हमारा, कितने पढ़े लिखे लोग होंगे जो हर दिन यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो इनका कितना सारा काम होता होगा, ये देश की उन्नति के लिए, संसार के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इत्यादि ख्यालों को मैंने अपने अंदर लाना शुरू किया, और तब जाकर मैं ट्रैफिक जैम से और उसकी जो समस्या है उसके प्रभाव से अपने आप को इफेक्ट होने से बचा पाया। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक टेक्निक हम लोगों ने अब शुरू कर दी है कि माइंड को डाइवर्ट करना है या मन को अगर किसी और जगह पे लगाना है, तो उसके लिए हम फोन का इस्तेमाल करते हैं या डिजिटल कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि वो डिजिटल कंटेंट हमेशा हमारे पक्ष में हो, कई बार वो हमारे विपक्ष में भी जा सकता है। मन को शांत, मन को स्थिर, मन को खुशहाल करने की जगह पे मन को अधिक एक्टिविटी में लाने के लिए, एक्साइट करने का भी काम कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि फोन वाला जो जरिया है वो तब हम आजमाए जब हम खुद से ऐसे विचारों में परिवर्तन नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में कि भाई इंटरनेट ही नहीं है आपके फोन पे, तब क्या करेंगे? उसका एक अलग तनाव आ जाएगा, क्योंकि हम उस पे आधारित हो गए ना कि भाई फोन, मेरे को कभी भी टेंशन होता है तो मैं तो फलानी वीडियो देख लेता हूँ या फलाना म्यूजिक सुन लेता हूँ या इनकी क्लासेस सुन लेता हूँ, तो मैं तो बड़ा तनाव फ्री हो जाता हूँ। ये तब कर सकते हैं, मुमकिन तब है जब आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन उस समय का क्या जब ये सुविधाएं भी नहीं होंगी? तो इसलिए आवश्यकता है कि हम हमारे मन के भीतर जाएं। और ये जो आपने टेक्निक बताया कि और भी तो 50 चीजें हैं जिसपे बुद्धि को लगाया जा सकता है, तो बुद्धि को वहां केंद्रित करना है। जैसे कि ये अर्जुन की कहानी कहते हैं ना कि भाई आपको केवल मछली की आंख पे हम्म। निशाना साधना है। लेकिन अगर उसको ये संकल्प आता है कि अच्छा मछली की आंख के अलावा उसका मुंह भी दिख रहा है, उसका बॉडी भी दिख रहा है, उसका पंख भी दिख रहा है, उसकी पूंछ भी दिख रही है, पत्ते भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, क्या पता ठीक से नहीं निशाना लगे तो लोग क्या कहेंगे, गुरुजी भी बाजू में खड़े हैं, बड़े भैया क्या कहेंगे। तो ये सारे संकल्प, एक अगर संकल्प हमने पकड़ा, उसके पीछे उसके अच्छे अच्छे बच्चे सारे सारे आ जाते हैं, और वो फिर पूरा का पूरा परिवार हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए एक संकल्प अगर हम कर सकें उस समय जो कि पॉजिटिव हो, वो बहुत जरूरी है। पहला टिप जो हमने सुना वो कि हमें मौन का अभ्यास करना चाहिए, साइलेंस हो जाना एक बहुत अच्छा टिप है। दूसरा, सेल्फ टॉक करते समय पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। तीसरा, जब हम किसी ऐसे परिस्थिति में हैं जहां पर परिस्थिति हमारे हाथ में ही नहीं है, वहां पर अपने मन को किसी सुविचार में या किसी पॉजिटिव चीज में लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राइट। मैं जब ये सेशन हम बातचीत करने वाले थे, मैंने सोचा क्या किस चीज पे हम बात करें, तो मैंने एक ऐसा ब्लेसिंग कार्ड उठाया, और एक ब्लेसिंग कार्ड है मेरे पास बहुत अच्छा, वो मैं पढ़ता हूँ, है ना। आप उसका हिंदी अनुवाद भी कीजिएगा और उसके ऊपर एक्सप्लेन भी कीजिएगा। यू ओवरकम ऑल चैलेंजेस बाय हैविंग द करेज टू बी जेंटल एंड द विजडम टू बी हम्बल। वाह। सभी जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, मतलब जो परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उनको हम पार कर सकते हैं अगर हमारे अंदर हिम्मत है। और कौन सी चीज की हिम्मत? जेंटल अर्थात सही रहने की। सॉफ्ट, कोमल रहने का। और दूसरा, विजडम टू बी हम्बल, सॉफ्ट या कोमल, सौम्य रहने का साहस, और नम्र रहने का बुद्धि, विजडम। ये दोनों चीज है तो आप कोई भी चुनौतियां पार कर सकते हैं। तो अगर तनाव का मुद्दा अगर हम लें, तो आपको कैसे लगता है कि तनाव को हम ह्यूमिलिटी से या नम्रता से कैसे पार कर सकते हैं? अक्सर करके जब हम तनाव को देखते हैं, स्ट्रेस को देखते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि हम समस्या जो है मेरे सामने, उसे मैं ही ठीक कर सकता हूँ। हम्म।
अगर आप इसको बारीकी से देखें तो कभी कभार ये चीज अच्छी भी लग सकती है, आपको एक सकारात्मक चीज लग सकती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। मगर हम ये भूल जाते हैं कि ये कितना भी सकारात्मक विचार क्यों ना हो, मगर जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां खड़ी हों तो उस समय पर अगर आप ये समझें कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं और मुझे अकेले के लिए ही सब कुछ पॉसिबल है, तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे। ईगो है ये। हाँ, ये अहंकार का स्वरूप धारण कर लेता है। तो आपने इसलिए सुना होगा ना, कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं, ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करना है, आप बीच में मत आओ। हम्म, ऐसे भी लोग कहते हैं, बिल्कुल। कोई अगर आपको सपोर्ट भी करना चाह रहा है तो। तो इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि कभी कभार जब ऐसी समस्याएं सामने आती हैं तो कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि ये अकेले व्यक्ति से नहीं संभल सकती, इसके लिए मदद की जरूरत है। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आप सबको जीवन में मित्र होने आवश्यक हैं, हुँ, तभी लोगों से रिश्ता अच्छा बना के रखना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ऐसे हुँ, बड़ों ने हमें सिखाया है कि हर किसी के साथ आपको तालमेल बना के चलना है। और कहा भी जाता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हालांकि हम भारत में इस चीज को नहीं कहते, अंग्रेजी में जरूर कहते हैं कि ह्यूमन मैन इज़ बीइंग अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल कहते हैं। कहने का भाव ये है कि हम सामाजिक हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, हमारे पड़ोस के लोग हैं, तो साथ में जिनके साथ काम करते हैं, अनेक प्रकार के लोगों के साथ हम साथ में रहते हैं। तो उन सब की आवश्यकता जरूर पड़ती ही है हमें। और जब समस्याएं आती हैं और अगर आपको लगता है कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमेशा मदद मांगना भी स्ट्रेस से बचने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपके उस समस्या को सॉल्व करने में आपकी मदद करे, मगर आप उस व्यक्ति को अपनी समस्या बताते हैं, अपने मन के उद्वेगों को उनके साथ शेयर करते हैं, तो हम अक्सर भारत में कहते हैं, दूसरे जगह भी कहा जाता है कि दुख जो है वो बांटने से कम होता है और खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती हैं। ऐसा ही है कि अगर आप अपने मन में जो तनाव है, उन विचारों को किसी और के साथ शेयर भी कर लें कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, सामने वाला जरूरी नहीं आपको सॉल्यूशन ऑफर करे, मगर अगर वो चुपचाप सुन भी लेता है, हाँ हाँ ऐसा होता है, तो अगर वो काइंडनेस के साथ आपको एक पेशेंट ईयर देता है कि वो आपके ध्यान से आपकी बात को सुन रहा है, धीरज से सुन रहा है, तो भी आपका तनाव कम हो जाता है। और ये साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज को बहुत अच्छा समझाते हैं, जो थेरेपी सेशंस होते हैं, जो लोग एंजाइटी से, अनेक प्रकार की चीजों से, जो मानसिक तनाव से जूझते हैं, वो थेरेपी सेशंस में जाते हैं। जो उनके काउंसलर्स क्या करते हैं, वो बैठकर उनसे बातचीत करते हैं, सिर्फ उनसे सुनते हैं, और किसी और के सामने बात रखने से भी वो चीज हल्की हो जाती है। इसीलिए अक्सर ये चीज कहा जाता है कि जो दिल के मरीज होते हैं, जो हार्ट की बीमारी से ग्रसित होते हैं, उसके लिए अक्सर ये चीज कहा जाता है कि अगर खोल लिया होता अपने दिल को अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ खोलना नहीं पड़ता अस्पताल में चाकू छुरी के साथ। तो जब हार्ट की सर्जरीज करानी पड़ती है तो वहाँ ब्लॉकेजेस होते हैं, जो हृदय की धमनियां होती हैं, वहाँ जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी शेयर नहीं किया। वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, जो आपके शरीर पर भी उसका असर देखने को मिलता है। अगर आपने शेयर करना शुरू किया, सिर्फ यूं ही अपने दोस्तों के साथ बातें करना शुरू किया, तो भी वो चीजें हल्की होती हैं। यहाँ पर खासकर आप इंग्लैंड में, यहाँ यूके में ये चीज देखते हैं, पाश्चात्य देशों में ये चीज देखते हैं। लोग अगर उनके पास घरों में कोई लोग हैं भी नहीं, तो वो एक पेट पाल लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं यूके में बहुत सारे लोग कुत्तों के साथ पार्क में घूम रहे होते हैं, कहीं मार्केट भी जा रहे हैं तो डॉग्स को लेके जा रहे हैं, सुपर मार्केट में भी डॉग्स को लेके आ रहे हैं, यहाँ तक लोग अपनी गाड़ियों में भी कुत्तों को बिठा के घुमा रहे हैं उनके साथ। तो डॉक्टर्स बहुत बार रेकमेंड करते हैं, अगर आप किसी और के साथ, किसी इंसान के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो कम से कम पेट्स के साथ तो शेयर कर लो। वो तो उल्टा जवाब भी नहीं देंगे, वो सब आपकी बात सुन लेंगे और उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। ये चीज बताते हैं। ये जो एक
तरीका है कि किसी के साथ बात को बांटना या अपने दिल की बात को बांटना, अपने तनाव को बांटना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि मैं जिसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है पहले से ऑलरेडी भरा हुआ हो, और एक तनावी व्यक्ति दूसरे तनावी व्यक्ति के साथ अगर अपने तनाव को शेयर कर रहा है, तो दुनिया में तो तनाव ही शेयर हो रहा है एक दूसरे के साथ। तनाव का लेन-देन हो रहा है। मैं मेरा दुखड़ा आपको सुना रहा हूँ, आप अपना दुखड़ा मेरे को सुना रहे हैं, और एंड ऑफ द डे वी बोथ आर वेरी, वेरी स्ट्रेस्ड। तो इसलिए जो चीज़ मुझे समझ में आती है और जो कि एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है, कि ज़रूर दोस्तों से शेयर करें, परिवार से, निकटतम संबंधियों से, जो भी आपके खासम-खास है, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप शायद उनसे भी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बातों को आप शेयर करने के लिए या तो नेचर में, या फिर परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी उस परम शक्ति को मानते हैं, उनके साथ भी जब आप रूबरू होते हैं, उनके साथ भी जब आप रूबेयान होते हैं, और वो तो 24/7 अवेलेबल है। आपका दोस्त कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने श्रीनिधि भाई को फ़ोन लगाया कि मेरे को कुछ बात शेयर करना है, बट श्रीनिधि भाई इंडिया में हैं, टाइम डिफरेंस, और वो हुआ नहीं। या फिर श्रीनिधि भाई को किसी से बात करना है और वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। तो ऐसे समय पे क्या किया जाए? जो रेस्क्यू रेमेडी होता है, जो फर्स्ट एड होता है, वो फर्स्ट एड मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति का फर्स्ट एड जो है, वो अगर किसी सुप्रीम एनर्जी के साथ कर ले, कि जो भी समस्या है, जो भी तनाव है, जो भी बात मुझे खल रही है, उसको मैं अगर तुरंत पहले उनसे शेयर कर लूँ, थोड़ा-सा तो मुझे इत्मीनान आएगा। उसके बाद कोई व्यक्ति अगर मेरे सामने आता है, तब जब मैं उसको बात समझाता हूँ या सुनाता हूँ, तो थोड़ा सुलझा हुआ होगा। तो इन दैट सेंस मुझे लगता है कि दिस वुड बी आल्सो अ गुड टेक्निक, डोंट यू थिंक सो? ये बिल्कुल बहुत ही उम्दा बात है ये, कि जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो लोग ज़रूर ये काम करते भी हैं। जैसे आपने कहा, जब आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें लगता है कि जिनसे हम शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ नहीं हैं। या वो बहुत बिज़ी हैं, उनके पास समय नहीं है, या जैसे आपने कहा हो सकता है वो खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड हैं। उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको लगता है कि अब उनके साथ भी शेयर नहीं किया जा सकता। तो एक बहुत ही मशहूर गीत है, हिंदी फ़िल्मों में लोगों ने अक्सर ये सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारों। तो जब दूसरे आपके यार दोस्त नहीं भी हैं, तो खुदा आपका यार है, वही आपका दोस्त है। तो खुदा दोस्त कहा ही जाता है और वो हमेशा मौजूद है। वो हर एक की बात को सुनता है। भले आप में से बहुतों को ऐसा लग सकता है कि वो जवाब नहीं दे रहा है, मगर अक्सर हमारे दोस्त भी तो हमें जवाब नहीं देते। उनके पास भी तो अ, शायद समस्या का समाधान नहीं होता, मगर वो ध्यान से हमारी बात सुनते तो हैं। हम अक्सर कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आए, मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पर। तो खुश खुश होने वाली बात ये है कि ईश्वर हमेशा यही बात कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ियाँ क्यों ना हो, उन मुश्किल घड़ियों में मैं तुम्हारा साथ दूँगा। आज अगर हम देखते हैं कोई व्यक्ति अ, दोस्त चाहते हैं या कोई शादी करना चाहता है, तो अक्सर लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको कोई कंपेनियन मिले, कोई साथी मिले, जिनके साथ वो शेयर कर सकें। यही बहुत सारे लोगों का उद्देश्य होता है किसी रिलेशनशिप में जाने से, कि भाई किसी से तो हम शेयर कर सकें। मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं वो हमेशा मौजूद हो। अगर वो मौजूद हो भी, तो वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में हो कि वो आपकी बात को सुन और समझ सके, ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें उस ऊपर वाले से, जो हमेशा मौजूद है और सभी के लिए मौजूद है, उससे कनेक्ट करने के प्रयास करते रहने चाहिए। लोग अक्सर पुराने ज़माने में करते थे, लोग मंदिरों में चले जाते थे, चर्चेज़ में चले जाते थे। मगर आज हम देखते हैं, आज परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अम, आस्था उठ चुकी है। आज चर्चेज़ खाली हैं, वहाँ पर तो लोग किसी sermon सुनने के लिए या वहाँ शांति की खोज में कम जाते हैं, कॉन्सर्ट्स अटेंड करने ज़्यादा जाने लगे हैं। तो भाव ये है। फ़िल्मों में फ़िल्मों में डायलॉग भी आता है, तुम मेरी नहीं सुनते, तुम हो भी या नहीं हो मुझे पता नहीं। हुँ, और बिल्कुल ये चीज़ समझ में आती है लोगों को कि
यहाँ हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहां से कुछ आ नहीं रहा है। और इसके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि ईश्वर की भाषा क्या है। और जैसे आप प्रकृति का भी बात कह रहे थे कि प्रकृति के साथ भी आप जाके शेयर करते हैं, लोग बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं तो कहीं घूमने चले जाते हैं, बोलते हैं कि भाई चलिए हम पहाड़ पे घूमने चले जाएं, कहीं सागर किनारे चले गए, कहीं नदी तालाब, कहीं झील के किनारे, कहीं पार्क में, कुछ ना कुछ प्रकृति के सानिध्य में लोग जाते हैं, उससे उनके स्ट्रेस लेवल्स कम होते ही हैं। ये भी एक बहुत ही सुंदर तकनीक है। और भले वहां आप किसी के सामने वो बात कह नहीं रहे हैं, मगर सिर्फ वहां जाने भर से वो जी, आपको स्ट्रेस फ्री करता है। ऐसे ही ईश्वर के साथ भी है कि ईश्वर के पास जाकर आपको बताने की जरूरत नहीं, बस आप उसके सानिध्य का अनुभव अगर आप करने लगेंगे तो उनके सानिध्य में ही ये चीजें कम हो जाती हैं। अपने आप वो चीजें घुलती पिघलती आपको महसूस होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सागर किनारे जाते हैं तो उसकी लहरें, भले पानी की लहरें वहीं तक आ रही हैं, आप किनारे बैठे हुए भी एक शीतलता उसकी लहरों का अनुभव करते हैं। ऐसे ही परमात्मा के सानिध्य में उनके समीप जाने से भी उनकी शक्तियां जो हैं, जो उनके गुण हैं, वो आपे ही हमारे को प्रभावित करती हैं। सिर्फ हम अपने आप को वहां पर उनके सानिध्य में, उनके सामीप्य में ले जाएं। और ये बहुत ही आवश्यकता है। जैसे प्रकृति और परमात्मा की बात हो रही है, प्रकृति की भी भाषा मौन है। लैंग्वेज इज द जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं कि हम ये कहते हैं कि कोई शब्दों में बोले, कोई इस भाषा में बोले, कोई उस भाषा में बोले, मगर प्रकृति की भाषा एक ऐसी भाषा है जो हर कोई समझ सकता है। वो भाषा मौन की है। वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं है, वहां भावों की आवश्यकता भी नहीं है, वो अपने आप चीजों को सही करती है। अक्सर करके लोग इसीलिए जब बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं तो जाते भी हैं इसलिए हॉलीडेज पे कि भाई एक चेंज मिले, कि वहां हम प्रकृति का सानिध्य लें। बहुत ही मुश्किल ही कोई होता होगा कि कोई बॉम्बे या दिल्ली या लंदन जैसे बड़े शहर में काम करता होगा, वो जाके फिर किसी बड़े शहर में चले जाए, वो न्यूयॉर्क नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि भैया कहीं जहाँ चैन सुकून हो, छोटा गांव हो, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य हो, वहां जाना चाहे। और यही चीज मदर टेरेसा भी कहते हैं कि साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, लुक हाउ द फ्लावर्स ब्लूम, लुक हाउ द ट्रीज ग्रो। आगे बहुत सारी चीजें कहती हैं और वो यही कहती हैं कि लैंग्वेज इज द सॉरी साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल एंड सो इज इट द लैंग्वेज ऑफ द डिवाइन। यानी ईश्वर की भाषा और हमारी आत्मा की भाषा, यानी हमारी स्वयं की भाषा भी मौन है। और इस मौन में हम बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्टता से कह सकते हैं। तो जब हम इन चीजों को समझने लगते हैं तो फिर वो चीज आपके अंदर के तनाव को, बहुत ज्यादा चलने वाले विचारों को शांत कर देता है। और मैं शांतनु आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आज हम तनाव के बारे में बात कर रहे हैं, उससे ओवरकम करने के तकनीक और टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है कि तनाव है क्या, किस चीज को हम तनाव कहते हैं, आप किसे तनाव कहते हैं? ये एक्चुअली तनाव का डेफिनेशन तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हम विज्ञान की रीति देखें, क्योंकि आपने भी विज्ञान की कई सारी बातें कही, तो हम स्ट्रेस जो शब्द है तनाव, उसको हम समझते हैं कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा काम है हमारे पास। हम्म। समझो कैपेसिटी और डिनोमिनेटर है, और ऊपर जो है मतलब कैपेसिटी है और ऊपर में हमारे काम ज्यादा है, तो एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन कैपेसिटी जो है वो मैंने बढ़ाई नहीं। तो अगर मान लो मैं समझो 5 केजी वजन उठा सकता हूँ, और मेरे पास वजन उठाने की क्षमता 10 केजी की है, तो मेरे को तनाव नहीं लगेगा, हल्का लगेगा, अरे ये तो बड़ा हल्का बैग है। लेकिन 10 केजी क्षमता है और उठाया भी मैंने 10 केजी है, तो मैं काफी संभल के चलूंगा। लेकिन क्षमता ही 10 केजी की है और उठा लिया मैंने 20 केजी, तो शायद बड़े मुश्किल से मैं उठ पाऊंगा। तो तनाव मेरे हिसाब से कि जो मेरी क्षमता है, मेरे सामने जो परिस्थितियां आई हैं उससे कम मेरी क्षमता, इस वजह से तनाव हो। और दूसरा, तनाव शब्द में खींचने वाली एक फीलिंग है। मतलब मुझे फोकस यहाँ करना है बुद्धि को, लेकिन बुद्धि मेरी कहीं और खींच रही है, तो वो भी मेरे को तनाव लगता है। तो मेरे हिसाब से तनाव मतलब क्षमता की कमी, और दूसरा दिशा की कमी, राइट दिशा में मैंने मेरी बुद्धि को लगाया नहीं। तो ये दोनों चीजों को जब मैं
मिला देता हूँ तो घोर तनाव हो जाता है कि दिशाहीन भी है और साथ में फिर क्षमता भी नहीं है। और इसमें तीसरा जो इंग्रेडिएंट हमने पहले डिस्कस कर लिया वो है ईगो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। ये जब अहंकार इसमें आ जाता है तो ये घोर घोर तनाव जो है हमें बिल्कुल ले डूबता है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये अहंकार, साथ में ये दिशाहीनता, अज्ञानता, और तीसरा ये दुर्बलता, जो अपने में क्षमता का अभाव है, ये तीन चीजें मिलकर के तनाव के जो संस्कार है उनको बहुत पक्का कर देता है। और इसीलिए मेरे हिसाब से ये तनाव है। आपके हिसाब से तनाव क्या है? मेरे लिए तनाव का बहुत ही एक सरल डेफिनेशन है। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक समय पर आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो वो तनाव है। अगर आप समझिए, जैसे मैं सागर किनारे बैठा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम रिलैक्स्ड बैठा हूँ, ज्यादा मैं किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहा। ऑफिस में क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंट कब मिलेगा, वापस जाने के लिए ट्रेन मिलेगी या नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस यहाँ बैठा हूँ। तो वहां पर मेरे मन में कुछ ज्यादा विचार नहीं चल रहे हैं। तो विचारों का कम होना तनाव को कम कर देता है। और वहीं आप एक ही समय पर 10 विचार करें, जैसे अक्सर होता है सुबह सुबह घर में हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती हैं, नाश्ता बना रही होती हैं, टिफिन बॉक्स तैयार करना है, बच्चों को खिलाना है, दूध वीध पिलाना है। घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी उनकी सारी तैयारियां करनी है। अगर वो गृहिणी हैं और वो खुद भी काम करती हैं, बाहर जाकर उनका कोई जॉब है, तो वो अपनी भी तैयारी कर रही हैं। तो नेचुरली उनके उस सुबह के 1 घंटे में बहुत सारा विचार चल रहा है कि इनका बॉक्स पैक किया क्या, इनका बैग रेडी किया क्या, बच्चे नहाए क्या, उन्होंने मतलब यूनिफॉर्म पहना क्या, शूज सही जगह है या नहीं, मेरा बैग रेडी हुआ या नहीं, इन्होंने नाश्ता किया या नहीं, टाइम क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। अब ये तो बाहरी परिस्थिति है, मगर अगर इस चीज को, जैसे आपने कहा कि अगर मैं दिशाहीन होकर एक घड़ी ये सोचूं, एक घड़ी ये सोचूं, एक घड़ी ये सोचूं, मन हर जगह भटक रहा है, तो फिर नेचुरली मुझे स्ट्रेस होता है। जैसे हम इसको कहते हैं कि अगर मेरा मन बिखरा हुआ है, अगर अलग अलग दिशाओं में मैं फैला हुआ हूं, तो फिर ये परेशानी का सबब है। इसके लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जैसे एक टेबल पर आपको 10 चीजें दे दी जाएं। अगर आपको कहा जाए कि मूंग दाल है, चावल है, गेहूं है, मूंगफली है, सब्जियां हैं। अब ये सारी चीजें समझ ले 10 चीजें हैं, और इन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर आपको एक कंटेनर में दे दिया जाए और आपको बोलो इसे अलग करो, तो फिर आपको लगेगा कि अरे बाप रे, इतना सब कुछ अलग करना। अगर आपको यही चीज बोली जाए कि भाई हर एक को अलग अलग बोल में पहले से सेपरेट करके रखा हुआ है, अब आपको बोला जाए कि हाँ आप इसको अच्छे से सेट करके रखिए, तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपने पहले से उसके ऊपर काम किया हुआ है। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि अगर आपने जबरदस्ती इन सारी चीजों को मिला दिया है, मिक्सचर कर दी है, खिचड़ी बना दी है, तो फिर इसे अलग करने में मुश्किलाहट होती जरूर है। इसलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, सबसे पहले अपने मन के विचारों को ऑर्गेनाइज करना बहुत आवश्यक है। अगर हम वो करते हैं तो फिर, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से मन के विचार बंधे हुए हैं, तो फिर इसे डील करना भी आसान होता है। जैसा आपने कहा कि दिशाहीन होने का मतलब ही ये है कि घोड़ा इधर भी दौड़ रहा है, उधर भी दौड़ रहा है, उधर भी दौड़ रहा है। अगर आपने उसके आंखों पर पट्टी बांधी है और उसे एक ही दिशा में दौड़ना है, उसके लिए एक दिशा निर्धारित कर दी गई है कि पहले ये चीज होगी, यहाँ दौड़ने के बाद आपको घास खाने को मिलेगा, फिर उसके बाद आप पानी पिएंगे, फिर आप फिर दौड़ेंगे। अगर ये अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, एक दिशा निर्धारित की गई है, तो फिर नेचुरली स्ट्रेस कम महसूस होता है। मैंने एक चीज अनुभव किया कि जब व्यक्ति तनाव में होता है सबसे पहले जो चीज वो खो देता है वो है, आपके हिसाब से क्या है वो? जब शांति। कोई शांति। बट शांति के साथ साथ एक और चीज चली जाती है,
वो है खुशी। हम्म। खुशी एकदम तुरंत ही चली जाती है, मतलब वो, मैं समझता हूँ सबसे पहले शक्ल ही उसकी ऐसी बन जाती है कि पता चल जाता है इसको ना कुछ हुआ है, देयर इज सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस। लोग पूछ भी लेंगे तुम ठीक तो हो ना, कुछ बात है क्या, क्योंकि उसके शक्ल पे ही आ जाता है। इसका मतलब खुशी जो है वो हम सबका नेचुरल स्टेट है। जब वो नहीं होता है तो अननेचुरल लगता है और तब लोग सवाल पूछते हैं। हम्म। तो अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे आसपास कोई व्यक्ति वो तनाव में है या नहीं है, उसको बस देखने की जरूरत है कि उसकी खुशी कम हो गई है, जरूर वो कोई चीज से गुजर रहा है। कैन आई सपोर्ट, क्या मैं किसी प्रकार से मदद कर सकता हूँ? खुद को भी चेक करने का एक अच्छा तरीका है, मेरी खुशी का लेवल कहाँ गया है, आज यहाँ है कल इधर है, तो फिर क्या गड़बड़ हुआ। तो खुशी जो है मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा पैरामीटर है जिससे पता चले कि तनाव मुक्त है या तनाव युक्त है। और खुशी गई तो साथ में शांति भी जाएगी ही जाएगी। और इसीलिए वो कहानी है ना यक्ष की, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर को बहुत सारे सवाल पूछता है, और उसमें उसको युधिष्ठिर को पूछता है वो कि सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति कौन है। तो युधिष्ठिर कहते हैं वो जिसके ऊपर कोई भी प्रकार का डेट नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, उधार नहीं है। उधार मुक्त व्यक्ति ही हर्षित है सदा के लिए। तो उधार किस प्रकार का उधार हो सकता है? उधार की बात जब कही जाती है, ऋण जो होता है, कभी कभार हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम्म। जैसे मैंने किसी को कुछ दिया है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो चीज मेरे को वापस मिले। यही तो उधार होता है ना। हम्म। किसी ने मेरे को 100 रुपए दिए, अब मैं उसको याद रख रहा हूँ कि हाँ ये 100 रुपए दिए थे, ये वापस करेगा, ये वापस करेगा, वापस करेगा। मगर मैं सामने से मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, आप कब देने वाले हैं। कभी कभार हम, ये तो रुपए की बात है, मगर हम ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजैक्शनल मोड पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसकी मदद की थी, थैंक यू नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला। कम से कम देखे तो ठीक से मुझे, हाँ। थोड़ा सर तो झुकाए कि अच्छा भाई हाँ। आप आए हैं। ओहो। हाँ, मैं मददगार हुआ हूँ इसका, तो कम से कम मेरा उपकार तो माने वो। हम्म। थोड़ा भी उसको लगता नहीं है, वो अभी भी मतलब ऐसे एकदम ऐंठ चढ़ा के चलता है अपना, जैसे हम कहने लगते हैं। और कहते भी हैं कि भाई औकात इतनी है नहीं, और वो दिखाता इतना सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हम कहते हैं। तो अगर हम किसी की मदद करते भी हैं तो हमारी हमारी अपेक्षा का उधार हमारे ऊपर होता है। फिर चलिए, मदद की बात हो गई। फिर कभी कभार हम लोगों से क्षमा मांगे वो सामने वाला, इसके भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। उसने गलती की, देखो इतने दिन हो गए, उसने अभी तक सॉरी नहीं बोला मेरे को। सॉरी ही तो बोलना है, कौन सा सच में हाँ, मैंने गिड़गिड़ाना है। मैंने कौन सा उससे मांगा था कि भाई तुम ये ठीक कर दो या वो ठीक कर दो। एक माफी तो बन ही सकती है, सिर्फ एक सॉरी तो कहा ही जा सकता है। तो हम ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। कभी कभार हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रियलाइजेशन करे। उसको उसको उसकी गलती का अनुभव होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए। कभी कभार हम एडी चोटी का दम लगाकर उसको एहसास दिलाने की कोशिशें करते रहते हैं, और वो सामने वाले को अगर एहसास ना हो तो फिर हमारा स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता और इसमें भी ये बात है ना, उसको ये होना चाहिए, है। उसके साथ ऐसा होना चाहिए। हम्म। एंड में जो ये चाहिए है, इट्स अ काइंड ऑफ वांट ना। हम्म। मुझे चाहिए कि उसे अनुभव हो। उसे अनुभव हो नहीं हो ये उसकी आवश्यकता पे निर्भर करना चाहिए, लेकिन मेरे को चाहिए कि उसे अनुभव होना चाहिए। हम्म। तो ये जो अनुभव होना चाहिए, माफी तो मांगना ही चाहिए, उसे मेरे पास आना ही चाहिए, मैं तो यहाँ पर हूँ, अनुभवी हूँ, मेरे से अनुभव उसको लेना चाहिए। ये सारी चीजें जो चाहिए चाहिए का है, वांट्स जो है, वो लोगों को नाखुश तो करता ही है, लेकिन अपने अंदर भी एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता है जो कि अपेक्षा वाला वातावरण है। बिल्कुल, ये अपेक्षाएं चाहिए चाहिए की जो बात है, उसे ऐसा करना चाहिए। कभी कभार उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, ये तो लोगों से अपेक्षाएं हो गई। कभी कभार हम परिस्थितियों से अपेक्षा करने लगते हैं। इस बात को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात, कल बारिश नहीं होनी चाहिए, कल हाँ, बारिश नहीं होनी चाहिए, मैंने कपड़े धोने हैं, कल कल बारिश नहीं होनी चाहिए, कल धूप निकलना चाहिए।
तो ये जो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये भी हमें बहुत सारी चीजों के तनाव में ले आता है। तो इसका मतलब क्या हम कभी एस्पिरेशन ही नहीं रखें, कभी हम ये सपना ही नहीं सजाएं कि ऐसा अगर हो तो ये उत्तम होगा मेरे लिए, तो क्या मैं वो कभी विजन ही नहीं क्रिएट करूं? विजन क्रिएट करना अलग चीज है। आप अच्छी चीजों के लिए उम्मीद करते रहें, ये चीज अच्छी है। अगर आप ये समझ लें कि अगर मौसम ठीक नहीं है, सूरज नहीं निकला, बारिश आ रही है, तो आप तब क्या कहेंगे? तैयारी तो मैंने कपड़े धोने की थी, अब बारिश आ गई, अब तो मेरा सारा प्लान ही चौपट हो गया। अगर मैंने ये कह दिया तो यहाँ अंदर भी मैं चौपट, अंदर की स्थिति चौपट। तो इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम तैयारी अपनी जरूर रखें, मगर उस चीज से, उसके प्रभाव में हम ना आए। जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज वैसे ना हो। गीता में इस चीज के लिए एक बहुत ही सुंदर चीज कही गई है। कहा ही जाता है कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया अजयो। यानी सुख और दुख में, लाभ और हानि में हम एक समान रहे, जय और पराजय में भी एक समान रहे। काम क्या है? हमें युद्ध में जाना है, लड़ना है। कभी एक पार्टी जीत सकती है, कभी दूसरी पार्टी जीतेगी, तो हम निराश नहीं हो जाते। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने पराजय होते हुए भी अपनी स्थिति को नहीं खोया। इसका मतलब हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जो भी कार्य में हूँ, उसमें मैं अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करूँ। हाँ बिल्कुल, उसके प्रयास बाद जो करें। होता है, वो परिस्थिति और भी तो लोग जुड़े हुए हैं ना उस एक जी। पर्टिकुलर काम से, उनके पे ऊपर भी निर्भर करता है, सब कुछ ही मेरे कंधे पे नहीं निर्भर नहीं, करता है। नहीं है। मैं मेरा बेस्ट देता हूँ और उसके बाद फिर निश्चिंत। एक सवाल आया है चैट में जो पूछा है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जबरदस्ती आपको तनाव देने का प्रयास करते हैं, मतलब इंटेंशनली वो अपने उनकी मंशा ही होती है कि आपको तनाव में रखें। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले आप अपने आप को शाबाशी दें कि आपकी बुद्धि जो है बड़ी तीक्ष्ण है, कि आपके अंदर परखने की ताकत है, कि आप समझ पाए हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो जानबूझ के मुझे तनाव की परिस्थिति में डालने का प्रयास कर रहा है। यानी इतना तो आपको समझ में आ गया है कि ये व्यक्ति मुझे तनाव ही देने का प्रयास करेगा और करता रहा है और आगे भी करेगा। शायद हो सकता है करना छोड़ दे, मगर अब तक तो मान लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि बरसात के महीने आए हैं और हर दिन बारिश होगी ही होगी। जब तक वो इंसान है वो तनाव देगा ही। ये बारिश के बादल हैं, ये जब तक हैं तब तक बरसेंगे ही, ये मुझे गीला करेंगे ही। अब आप क्या करेंगे जब पता चल जाए आपको कि हाँ बारिश के महीने हैं और बारिश होगी? रेनकोट रखेंगे, अम्ब्रेला रखेंगे, अपने को वैसे प्लान करेंगे कि अभी निकलना है, नहीं निकलना है आदि। बिल्कुल, आप अपनी तैयारी करते हैं। तो बाहर की परिस्थिति वो जैसे हो वैसे हो, मगर मैं अपनी तैयारी क्या करता हूँ वो बहुत आवश्यक है। तो इसमें आपको एक इस चीज। बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है कि आपकी समझदारी बहुत ऊंचे लेवल पर आ गई है, कि आपने एक व्यक्ति को परख लिया है कि उसका स्वभाव कैसा है, कि वो मुझे तनाव की परिस्थितियों में डालता है। अब उसके लिए आपको तकनीकें तैयार रखनी पड़ेंगी। अब आप छाता लेंगे, रेनकोट पहनेंगे, जूते पहनेंगे, क्या करना है वो आपको सोचना है। या तो आप ये हम्म, सोच सकते हैं कि बारिश होने वाली, मैं आज नहीं जाने वाला हूँ ऑफिस। आप ये सोच सकते हैं कि इस इंसान से मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं इसके साथ जाऊं ही ना, इसके साथ पाला ही ना पड़े। कोशिश की जा सकती है। इसको हम कहते हैं क्रिएटिंग सेफ स्पेसेस। कि अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं, बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, अगर आप उनसे बच सकते हैं तो उनसे थोड़ा किनारा करके चलिए। अक्सर कहा ही जाता है कि दुष्टों से 2 हाथ की दूरी बना के दूस- रखनी चाहिए। लेकिन दूसरा टेक्निक ये भी है, जैसे अगर आपको ये पता चल गया कि सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत स्ट्रेस देता है, उसको बड़ा मजा आता है आपको स्ट्रेस दे करके, तो एक तो शाबाशी खुद को इस बात की दीजिए कि आपको परखना आ गया। दूसरी शाबाशी आप खुद को इस बात की दीजिए कि आपके पास ऐसा कोई है जो आपके लेवल ऑफ
कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है। मतलब आपके पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप छोटे-मोटे क्लास का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आपको क्या मज़ा आएगा उस एग्ज़ाम में नंबर 1 आकर के। लेकिन कोई बड़ा परीक्षा है और उसमें अगर आपने नंबर 1 लिया, तो बोलेंगे ना कि हाँ, वो एग्ज़ाम में इसने नंबर 1 लिया। इसलिए लोग कहते हैं कि आईआईटी, एम्स इंडिया में तो ऐसे ही चलता है ना मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। बड़े एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने वाले के लिए बड़ा नाम होता है। तो हमेशा ये जो कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे निर्मल करे सुहाए। सुधाए। मतलब अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है या कोई आपके पीछे ही पड़ा हुआ है, आपके पीछे जैसे डंडा लेकर के पड़ा है कि इसको तो ठीक करना ही है, तो आपको ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे पास आपने एक ऐसा व्यक्ति रखा है, जो पर्सनल मोटिवेशन पे बगैर पैसे के मेरे पीछे पड़ा था कि मैं साफ-सुथरा और बहुत अच्छा बन जाऊँ। मेरा सुधार कर रहा है। मेरा सुधार कर रहा है। सो कहने का भाव ये है कि उस व्यक्ति के रोल के लिए भी शुक्रगुज़ार होना है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें मेरा ही भला है। इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें मेरी सहनशीलता बढ़ रही है, इसमें मेरा टॉलरेंस बढ़ रहा है, इसमें मेरा अनुभव बढ़ रहा है। ये जब पॉज़िटिव थिंकिंग होगा उस व्यक्ति के प्रति, तो ऑटोमैटिकली मेरा उस व्यक्ति के प्रति घृणा भाव कम हो जाएगा। मेरा उस व्यक्ति के प्रति धीरे-धीरे प्यार बढ़ेगा और फिर वो व्यक्ति कुछ भी करे, मुझे उसका असर नहीं होगा। तो ये चीज़ करने के लिए एक दिन की बात नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस भी कहाँ से शुरू करनी है? पहले मन से। मेडिटेशन इज़ अ गुड वे। मेडिटेशन या ध्यान जो है वो आपको मदद करता है, ये अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने का। श्रीनिधि भाई, आप कैसे योग करते हैं? आप कैसे मन को शांत करते हैं? क्या आप हमें वो जर्नी पे ले जा सकते हैं? बिल्कुल। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जब स्ट्रेस होता है हमको या परेशानी होती है या ऐसे तनाव होते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ डाइवर्जन ले लें। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि यार एक दिन की छुट्टी मिल जाती ना तो फिर मैं बेहतर मैनेज कर सकता, बट कभी कभार वो चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ जो अंदर का स्विच है वह वो चेंज करने की ज़रूरत है, यानी हमारे मन के स्विच को चेंज करने की ज़रूरत है। बाहर जब बारिश हो रही होती है तो हम फिजिकल अम्ब्रेला ले लेते हैं, छाता ले लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं। तो ऐसे ही जब परिस्थितियां विपरीत हो रही हो, मन के ऊपर उसका प्रभाव हो रहा हो, तो मन के ऊपर भी एक सुरक्षा कवच पहन लेना जरूरी है। और ये हमारे विचारों से बनता है। तो आइए हम कुछ सकारात्मक विचारों को लेते हैं और प्रयास करते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसे स्ट्रेसफुल मोमेंट्स आए तो हम शांति का अभ्यास करें, रिफ्लेक्शन का अभ्यास करें, अंतर्मुखी होने का अभ्यास करें, अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें, प्रकृति के बीच होने का अभ्यास करें। कभी कभार हम फिजिकली नहीं भी जा सकें तो मन से हम वहां पहुंच सकते हैं, उस चीज का अभ्यास करते हैं। तो 2-3 मिनट के लिए आप सभी स्थिर होकर बैठ जाएं। अगर आप लेटे हैं तो स्थिर भाव से लेटे रहें। अगर आप अपनी आंखें खुली रखना चाहें तो आप खुली रख सकते हैं। अगर आप बंद करना चाहें तो आप बंद रख सकते हैं। मैं कुछ विचार आपको दूंगा, आप इन विचारों को अपने मन में दोहराइए। मैं कुछ घड़ियां शांति की अपने आप को देता हूं। मैं अपने आप को शांत करता हूं। मैं अपने ध्यान को आसपास की परिस्थितियों से हटाकर अंतर की ओर एकाग्र करता हूं। मैं स्वयं शांत हूं। शांति मेरा स्वभाव है। शांति मेरा गुण है। मैं शांति देने वाला हूं। मेरे आसपास चारों ओर
चैन और सुकून है, बिल्कुल वैसा ही जैसे प्रकृति के सानिध्य में सुकून महसूस होता है। पेड़ों की छांव में जो सुकून है, मैं उस सुकून को अपने अंदर भरता हूं। बहते हुए पानी के छोटे झरने, नदी या फिर किसी झील के किनारे या विशाल समुद्र के किनारे पानी की तरंगें जो सुकून मुझे देती हैं, मैं उस सुकून को अपने मन में भरता हूं। जैसे ये पानी का सागर मुझे सुकून देता है, वैसे ही परमात्मा, वो दैवी शक्ति शांति का सागर है। वो सर्व शक्तियों का सागर है। मैं अपने आप को उस प्रकाश पुंज के सानिध्य में महसूस करता हूं। उनसे प्रकाश की किरणें, शांति की लहरें मुझे भरपूर कर देती हैं। मैं शांति से भरपूर हूं, शक्ति से भरपूर हूं। मेरे साथ सर्वशक्तिमान है। मैं इसी स्मृति को साथ में रखते हुए वापस इन परिस्थितियों के बीच लौटता हूं और बेहतर तरीके से, शांत भाव से, समचित्त से, लाभ हानि की चिंता के बगैर स्थिरता के साथ हर कार्य को करता हूं। मैं सक्षम हूं। मैं शक्तिशाली हूं। मैं शांत हूं। ओम शांति।